नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको इस वक्त की बड़ी खबरें। समाचार की शुरुआत सुर्खियों के साथ। शीतकालीन सत्र से पहले हुई सर्वदलीय बैठक में विपक्ष ने एसआईआर समेत कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए। सरकार ने सदन के सुचारू संचालन में सभी दलों से सहयोग मिलने की उम्मीद जताई। चुनाव आयोग ने 12 राज्यों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की समय सीमा 7 दिन और बढ़ाई। अब 11 दिसंबर तक चलेगी एसआईआर की प्रक्रिया। तमिलनाडु पुदुचेरी तट के पास और तेज हुआ चक्रवात दितवाह। 3 की मौत। तिरुवल्लुर रानीपेट के लिए रेड अलर्ट जारी। ऑपरेशन सागर बंधु के जरिए भारत की श्रीलंका को मदद जारी। नक्सल मुक्त भारत अभियान को मिली बड़ी सफलता। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में 27 इनामी समेत कुल 37 नक्सलियों ने पुलिस के सामने किया आत्मसमर्पण। रांची में पहले वनडे में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारत बड़े स्कोर की ओर। कोहली ने खेली 135 रन की शानदार शतकीय पारी। रोहित शर्मा ने वनडे में सबसे ज्यादा छक्के मारने का बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। और सुर्खियों के बाद खबरों पर नजर विस्तार से। संसद का शीतकालीन सत्र कल से शुरू हो रहा है। शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर तक चलेगा। आज बुलाई गई सर्वदलीय बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सत्र की उत्पादकता के अच्छे रहने की उम्मीद जताई है, तो विपक्षी दलों ने कहा कि वो एसआईआर सहित कई मुद्दों पर चर्चा चाहते हैं। सत्र के दौरान सरकार 13 विधेयकों को सदन के पटल पर रख सकती है। संसद का शीतकालीन सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है। सत्र से पहले सरकार की तरफ से सभी प्रमुख दलों के नेताओं की बैठक बुलाई गई। बैठक में 36 दलों के 50 नेता शामिल हुए। मीटिंग में 36 पॉलिटिकल पार्टीज एंड 50 लीडर्स पार्टिसिपेटेड। मैं सरकार की तरफ से आश्वासन देता हूं कि विंटर सेशन ऑफ द पार्लियामेंट अच्छी तरह से चलाने के लिए हम इस तरीके से विपक्ष के साथ बातचीत करते रहेंगे। बैठक में सत्र को सुचारू रूप से चलाए जाने पर चर्चा हुई। सरकार ने विधायी एजेंडे को सामने रखा तो विपक्षी दलों ने बताया कि वो कई अहम मुद्दों को सत्र के दौरान उठाना चाहते हैं। हमने सुरक्षा की बात उठाई कि इस शीतकालीन में सुरक्षा से जुड़े हुए अहम मुद्दों पर चर्चा हो। All bills should be sent to the standing committee or the select committee, and it was a practice. It was a practice also that all bills should be sent. संसदीय कार्य मंत्री ने उम्मीद जताई कि शीतकालीन सत्र की उत्पादकता बेहतर रहेगी। ऑपोजिशन पार्टी ने कई मुद्दे रखे हैं, एसआईआर भी उनमें से एक है। मैं बहुत पॉजिटिव हिसाब से देख रहा हूं कि ये शीतकालीन सत्र अच्छी तरह से चलेंगे। सत्र के दौरान सरकार की तरफ से 13 विधेयक सूचीबद्ध किए गए हैं। सत्र के दौरान परमाणु ऊर्जा विधेयक 2025, उच्च शिक्षा आयोग विधेयक भी सरकार के एजेंडे में है। राष्ट्रीय राजमार्ग संशोधन विधेयक भी परिचय के लिए सूचीबद्ध है, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए तेज और पारदर्शी भूमि अधिग्रहण सुनिश्चित करना है। कॉरपोरेट कानून संशोधन विधेयक 2025 भी एजेंडे का हिस्सा है। उम्मीद है कि संसद सत्र के दौरान खूब कामकाज देखने को मिलेगा। कुमार आलोक के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। चुनाव आयोग ने 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर प्रक्रिया की समय सीमा 1 सप्ताह बढ़ा दी है। अब वोटर लिस्ट रिवीजन से जुड़े सभी चरण नई तारीखों के अनुसार पूरे किए जाएंगे। 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर प्रक्रिया अब 4 दिसंबर से बढ़ाकर 11 दिसंबर तक कर दी गई है। वहीं अब 16 दिसंबर को प्रारूप मतदाता सूची जारी होगी, जबकि 16 दिसंबर से 15 जनवरी 2026 तक दावे और आपत्तियां दाखिल किए जा सकेंगे। वहीं 14 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची जारी होगी। गौरतलब है कि आयोग की ओर से पूर्वादेश को निरस्त करते हुए
नया शेड्यूल जारी किया गया है। इसके अनुसार अब एन्यूमरेशन बूथों के पुनर्गठन से लेकर ड्राफ्ट रोल की पब्लिकेशन और क्लेम ऑब्जेक्शन की प्रक्रिया सभी संशोधित तिथियों के अनुसार होगी। ये विस्तार उन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए है जहां एसआईआर पहले से चल रही थी। इनमें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुदुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल का नाम शामिल है। आयोग के मुताबिक मतदाता सूची को ज्यादा सटीक, अद्यतित और सुव्यवस्थित बनाने के लिए यह विस्तार जरूरी पाया गया। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बूथ लेवल अधिकारी जाकिर हुसैन की मौत के बाद कोलकाता में प्रदर्शन हुआ। जाकिर हुसैन के परिवार ने टीएमसी नेताओं की मदद से कोलकाता पहुंचकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी का घेराव किया। प्रदर्शन कर रहे परिवार से मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल ने मुलाकात भी की। मीटिंग के बाद सीईओ ने कहा कि बीएलओ की मौत की रिपोर्ट आने के बाद ही आगे कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने बीएलओ की मौत पर चिंता भी जाहिर की। इस मामले में टीएमसी पर भी आरोप लग रहे हैं। आरोप है कि शोक में डूबे परिवार को टीएमसी के ब्लॉक अध्यक्ष अल्तमस कबीर शेख की गाड़ी से कोलकाता लाया गया ताकि एसआईआर का विरोध किया जा सके। जाकिर हुसैन खड़ग्राम विधानसभा के दीघा इलाके में बतौर बीएलओ काम कर रहे थे। पश्चिम बंगाल में एसआईआर के दौरान तैयार की जा रही ड्राफ्ट मतदाता सूची में 35,23,800 लोगों के नाम नहीं रहने की संभावना जताई गई है। यह अनुमान शनिवार शाम 6 बजे के बाद राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने साझा किया। अधिकारी के मुताबिक हटने वाले संभावित नामों को 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, जिनमें 18,70,000 मृत, 3,80,000 अनुपस्थित और 11,82,000 स्थानांतरित और 77,565 डुप्लीकेट मतदाताओं की संभावना जताई गई है। गोवा में जारी एसआईआर प्रक्रिया को लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी संजय गोयल ने जानकारी दी कि जो 88 ओसीआई कार्ड होल्डर रजिस्टर्ड हैं वो भारत के नागरिक हैं और इसलिए वो मतदान और मतदाता बनने के योग्य हैं। लेकिन जिन्होंने पुर्तगाली पासपोर्ट चुना है वो भारतीय नागरिक नहीं रह जाते। ऐसे में ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो पासपोर्ट सरेंडर करने की जानकारी निर्वाचन आयोग को उपलब्ध कराएं और ऐसा न करने पर उनके खिलाफ आपराधिक मामला बनता है। अगर किसी ने पुर्तगीज पासपोर्ट लिया है एंड सीज टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया तो उस केस में ही नॉट सपोज टू बी इन द लिस्ट। अभी तो सेल्फ डिक्लेरेशन में चल रहा है। जब तक खुद वो नहीं बताएगा, हमारे पास में अभी ये मैकेनिज्म तो नहीं है कि किसी ने जैसे ही पासपोर्ट इंडियन पासपोर्ट सरेंडर किया तो हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन आ जाती है। तो वो खुद डिक्लेयर कर रहा है कि मैं जो भी सूचना दे रहा हूँ वो सही है और अगर वो सही नहीं है तो मेरे ऊपर आरपी एक्ट 1950 के सेक्शन 31 के तहत कार्रवाई हो सकती है, जिसमें 1 साल की सजा का प्रावधान है। एसआईआर प्रक्रिया में चल रहे विवाद के बीच निर्वाचन आयोग के विशेष सूची पर्यवेक्षक सुब्रत गुप्ता ने दक्षिण 24 परगना जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया की समीक्षा की। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल कैडर के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी सुब्रत गुप्ता को आयोग ने 28 नवंबर को ये जिम्मेदारी सौंपी थी। समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा, मैं यहां ये देखने आया हूं कि क्या आयोग के निर्देशों के अनुसार एसआईआर प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है या नहीं। कुछ शिकायतें हैं और हम उनकी दोबारा जांच करेंगे। असम में विशेष पुनरीक्षण प्रक्रिया जारी है, जिसके तहत सोनितपुर, तेजपुर, ढेकियाजुली, बरचाला, रंगापाड़ा और नादुआर विधानसभा क्षेत्रों में सटीक मतदाता सूची तैयार करने के लिए बूथ स्तरीय अधिकारी घर घर जाकर सत्यापन कर रहे हैं। साथ ही मौजूदा मतदाता सूची में विसंगतियों की जांच भी की जा रही है। राज्य में एसआईआर की प्रक्रिया 20 दिसंबर तक चलेगी, जिसमें 18 वर्ष तक के आयु के युवाओं का नामांकन तथा मृत मतदाताओं के नाम हटाने का काम किया जाएगा। दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में सक्रिय चक्रवाती तूफान दितवाह अब उत्तरी तमिलनाडु और पुदुचेरी के तटों की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार ये तूफान अगले 24 घंटों के दौरान तट के समानांतर उत्तर दिशा में आगे बढ़ेगा। इस संभावित खतरे को देखते हुए चेन्नई मौसम विज्ञान केंद्र ने तिरुवल्लुर और रानीपेट जिलों में रेड अलर्ट और चेन्नई सहित आसपास के क्षेत्रों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। चक्रवात के प्रभाव से राज्य में हो रही भारी बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित किया है, जिसके चलते 3 लोगों की दुखद मृत्यु की खबर है।
राजस्व मंत्री आर रामचंद्रन ने नुकसान के आंकड़े साझा करते हुए बताया कि तटीय जिलों में 149 मवेशियों की जान गई है और 234 झोपड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं। इसके अतिरिक्त कृषि क्षेत्र पर भी मौसम की भीषण मार पड़ी है, जिससे कुल 57,000 हेक्टेयर खेती योग्य जमीन जलमग्न हो गई है। श्रीलंका में चक्रवात दितवाह के बीच भारतीय वायुसेना पड़ोसी देश में लगातार राहत और बचाव अभियान चला रही है। इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स ने प्रतिबंधित इलाके में फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए हाइब्रिड बचाव अभियान चलाया। गरुड़ कमांडर्स की टीम की कोशिशों की वजह से भारतीयों, श्रीलंकाइयों और विदेशी नागरिकों के समूह को कोटमाले में हेलीपैड के जरिए कोलंबो पहुंचाया गया। इस समूह में 24 लोग थे। इसके साथ ही एक और प्रयास में भारतीय वायुसेना ने गंभीर रूप से घायल 3 लोगों को भी चिकित्सकीय सहायता के लिए कोलंबो पहुंचाया है। इससे पहले राहत कार्यों में सहायता के लिए 40 श्रीलंकाई सैनिकों की 5 टीमों को डियातलावा सेना शिविर से भूस्खलन प्रभावित कोटमाले में भी एयरलिफ्ट किया गया था। श्रीलंका में चक्रवात दितवाह ने भीषण तबाही मचाई है, लिहाजा पड़ोसी धर्म निभाते हुए भारत की ओर से ऑपरेशन सागर बंधु के तहत श्रीलंका को हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। राहत सामग्री के साथ साथ एनडीआरएफ की टीमें भी श्रीलंका भेजी गई हैं ताकि इस प्राकृतिक आपदा में फंसे लोगों को सुरक्षित निकाला जा सके। अब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर जानकारी दी कि एनडीआरएफ की टीमें श्रीलंका के स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मिलकर राहत और बचाव अभियान चला रही हैं। चक्रवात की वजह से श्रीलंका के तटीय इलाके जलमग्न हैं, लिहाजा ये टीमें दिन रात मिलकर बचाव अभियान में जुटी हैं। भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी ने कहा है कि तकनीक सोचने की गति बदल रही है। उन्होंने कहा कि भारतीय सेनाएं देश की सुरक्षा के लिए तकनीक आधारित सोच को ध्यान में रखती हैं। खड़गवासला में पासिंग आउट परेड में कैडेट्स को संबोधित करते हुए एडमिरल त्रिपाठी ने कहा कि एक सैनिक के जीवन में योग्यता, साहस और चरित्र 3 अनिवार्य विषय हैं। इस साल एनडीए से कुल 328 कैडेट्स पास आउट हुए हैं, जिनमें 15 महिला कैडेट्स भी शामिल हैं। इस दौरान एडमिरल त्रिपाठी ने कहा कि सैन्य अफसरों की अगली पीढ़ी भारत और उसके सहयोगी देशों की शांति, सुरक्षा और संप्रभुता की रक्षा के लिए दृढ़ निश्चय और अनुशासन के साथ तैयार है। I see the next generation of military leaders disciplined, determined, and ready to safeguard peace, security, and sovereignty of India and those of our partner nations. छत्तीसगढ़ के रायपुर में 28 नवंबर से चल रहे पुलिस महानिदेशकों, महानिरीक्षकों के अखिल भारतीय सम्मेलन का आज अंतिम दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हैं। विकसित भारत सुरक्षा आयाम विषय पर आयोजित इस सम्मेलन में वामपंथी उग्रवाद, आतंकवाद निरोध, आपदा प्रबंधन, महिला सुरक्षा और पुलिस व्यवस्था में फोरेंसिक विज्ञान और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग जैसे प्रमुख सुरक्षा मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की जा रही है। सम्मेलन में कल देश की सुरक्षा व्यवस्था के विभिन्न पहलुओं पर व्यापक विचार विमर्श किया गया। ये सम्मेलन देश भर के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और सुरक्षा प्रशासकों को राष्ट्रीय सुरक्षा के विविध मुद्दों पर खुले और सार्थक विचार विमर्श के लिए एक महत्वपूर्ण संवादात्मक मंच प्रदान करता है। इस सम्मेलन में केंद्रीय गृह मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, गृह राज्य मंत्री, राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस महानिदेशक और केंद्रीय पुलिस संगठनों के प्रमुख भी भाग ले रहे हैं। शहद उत्पादन के क्षेत्र में देश की तरक्की ध्यान देने लायक है। प्रधानमंत्री ने भी आज मन की बात में इस विषय को उठाया और कहा कि जम्मू कश्मीर के रामबन सुलाई शहद को जहां जीआई टैग मिलने से देश का गौरव बढ़ा है, वहीं कर्नाटक और नागालैंड समेत कई राज्यों में शहद के कारण लोगों को रोजगार मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात में जम्मू कश्मीर के खास शहद का जिक्र किया। तुलसी के फूलों से निकलने वाला यह शहद अपने सफेद रंग और गुणवत्ता की वजह से देश भर में पहचान बना रहा है। जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में वन तुलसी यानी सुलाई के फूलों से यहाँ की मधुमक्खियां बेहद अनोखा शहद बनाती हैं। ये सफेद रंग का शहद होता है।
जिसे रामबन सुलाई हनी कहा जाता है। कुछ वर्षों पहले ही रामबन सुलाई हनी को जीआई टैग मिला है। इसके बाद इस शहद की पहचान पूरे देश में बन रही है। पीएम ने शहद उत्पादन के क्षेत्र में कर्नाटक के किसानों की पहल को भी सराहा। दक्षिण कन्नड़ा जिले में एक किसान संस्था ने आधुनिक प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित किया है। अब यहाँ का शहद दूर दूर तक पहुंच रहा है। दक्षिण कन्नड़ा जिले के पुत्तूर में वहां की वनस्पतियां शहद उत्पादन के लिए उत्कृष्ट मानी जाती हैं। यहाँ ग्रामजन्य नाम की किसान संस्था इस प्राकृतिक उपहार को नई दिशा दे रही है। ग्रामजन्य ने यहाँ एक आधुनिक प्रोसेसिंग यूनिट बनाया। लैब, बॉटलिंग, स्टोरेज और डिजिटल ट्रैकिंग जैसी सुविधाएं जोड़ी गई। अब यही शहद ब्रांडेड उत्पाद बनकर गांवों से शहरों तक पहुंच रहा है। इस प्रयास का लाभ 2500 से अधिक किसानों को मिला है। प्रधानमंत्री ने मन की बात में कर्नाटक के ही तुमकुरू में हुई एक पहल का उल्लेख किया। यहाँ एक संस्था शहद उत्पादन के लिए अपने सदस्यों को बी बॉक्सेस प्रदान कर रही है। इससे भी किसानों को बहुत लाभ मिल रहा है। कर्नाटका के ही तुमकुर जिले में शिवगंगा कालिंजिया नाम की संस्था का प्रयास भी बहुत सराहनीय है। इनके द्वारा यहाँ हर सदस्य को शुरुआत में 2 बी बॉक्सेस दिए जाते हैं। ऐसा करके इस संस्था ने अनेकों किसानों को अपने अभियान से जोड़ दिया है। अब इस संस्था से जुड़े किसान मिलकर शहद निकालते हैं, बेहतरीन पैकेजिंग करते हैं और स्थानीय बाजार तक पहुंचाते हैं। इससे उन्हें लाखों की कमाई भी हो रही है। पीएम ने देश के अलग अलग हिस्सों में शहद उत्पादन की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को गिनाया। इन प्रयासों से न केवल किसानों को लाभ मिल रहा है, बल्कि लोगों को भी अच्छी गुणवत्ता का बेहतरीन शहद उपलब्ध हो पा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। क्रिसमस और नए साल पर स्वदेशी उत्पाद ही खरीदें। प्रधानमंत्री ने याद दिलाया कि वोकल फॉर लोकल का मंत्र याद रखें। खरीदे वहीं जो देश में बना हो, बेचे वहीं जिसमें किसी देशवासी की मेहनत लगी हो। साथियों, मुझे खुशी है कि वोकल फॉर लोकल की भावना को देश के करोड़ों लोगों ने अपने जीवन का हिस्सा बना लिया है। इस साल जब आप त्योहारों की खरीदारी के लिए बाजार में गए होंगे तो एक बात आप सभी ने महसूस की होगी, लोगों की पसंद और घरों में आने वाले सामानों में एक साफ संकेत दिखाई दे रहा था कि देश स्वदेशी की ओर लौट रहा है। लोग अपने मन से भारतीय उत्पादों को चुन रहे थे। इस बदलाव को छोटे से छोटे दुकानदार ने भी महसूस किया। इस बार युवाओं ने भी वोकल फॉर लोकल अभियान को गति दी। आने वाले कुछ दिन में क्रिसमस और नए वर्ष पर खरीदारी का नया दौर शुरू होने वाला है। मैं आपको फिर याद दिलाऊंगा, वोकल फॉर लोकल का मंत्र याद रखें। खरीदें वही जो देश में बना हो, बेचे वही जिसमें किसी देशवासी की मेहनत लगी हो। और बुलेटिन में फिलहाल रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। देखते रहिए डीडी न्यूज। Welcome to the world that is future ready. Swipe your world, go shopping, grab offers, you are so ready. Welcome to the world that is future ready. Wow, wow. Click your world, utility bills, quick payments, you are so ready. Welcome to the world that is future ready. Wow, wow. This isn't just banking, it's next generation digital banking designed for tomorrow. Personalized, secure, savings and much more. With Bank of Baroda, experience the same trust with smarter world at your fingertips. Your world, my world, future ready, Bob World. भारत की तरक्की की असली ताकत उसके श्रमिक, जिनकी मेहनत को मिल रही है पहचान, जिसके वो हमेशा से थे हकदार, क्योंकि मोदी सरकार की गारंटी है हर श्रमिक का सम्मान। श्रमेव जयते आज देश का मंत्र बन रहा है। सभी कामगारों को समय से न्यूनतम वेतन और युवाओं को नियुक्ति पत्र यानी नौकरी का भरोसा। महिलाओं को समान अवसर और समान वेतन, क्योंकि काम का मोल काबिलियत से होता है। फिक्स टर्म एम्प्लॉइज को सिर्फ 1 साल पर ग्रेच्युटी यानी मेहनत का हक
बिना इंतजार। 40 वर्ष से अधिक की आयु के श्रमिकों को सालाना मुफ्त हेल्थ चेकअप और 40 करोड़ श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा की गारंटी। अब हर परिवार आश्वस्त। ये है लेबर रिफॉर्म्स। तो आइए मिलकर बनाएं श्रमिक सम्मान से आत्मनिर्भर भारत। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नव जीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें, प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस। अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ। आज ही खरीदें। हरियाणा के कुरुक्षेत्र के राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के 20वें दीक्षांत समारोह में आज उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। इस अवसर पर हरियाणा के राज्यपाल प्रोफेसर असीम घोष और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी उपस्थित रहे। समारोह में बतौर मुख्य अतिथि उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने छात्रों को नई उपलब्धियों के लिए बधाई दी और उन्हें देश के विकास में योगदान देने का आह्वान किया। क्या कुछ रहा खास इस कार्यक्रम में, देखिए इस खास रिपोर्ट में। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कुरुक्षेत्र में आज 20वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। समारोह में बतौर मुख्य अतिथि उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन पहुंचे, जहां उन्होंने छात्रों को नई उपलब्धियों के लिए बधाई दी और उन्हें देश के विकास में योगदान करने का आह्वान किया। That the research and innovation are the twin engines that will drive India's journey towards technological leadership. I encourage our young graduates to engage deeply in scientific temper, critical thinking, and original research and addresses India-specific challenges. उपराष्ट्रपति ने संस्थान के स्नातक, परास्नातक और पीएचडी छात्रों को डिग्रियां और स्वर्ण पदक प्रदान किए। उपराष्ट्रपति ने अपने संबोधन में युवा इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स से देश के निर्माण में शामिल होकर विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को हासिल करने में सहयोग देने को कहा। I encourage you to contribute more in the area so that India's technological progress is protected, recognized, and we will be dictating the terms in the technical field globally. इस अवसर पर हरियाणा के राज्यपाल प्रोफेसर असीम घोष ने छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए तकनीकी शिक्षा को राष्ट्र निर्माण की मजबूत नींव बताया। हरियाणा, I take immense pride in seeing how NIT Kurukshetra has emerged as a strategic pillar in the state's and the nation's development journey. हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा सरकार के कदमों का उल्लेख करते हुए कहा कि साल 2014 से पहले राज्य में केवल 29 सरकारी तकनीकी शिक्षण संस्थान थे, लेकिन अब इनकी संख्या बढ़कर 44 हो गई है। 2014 जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बने, तो 2014 से पहले सरकारी तकनीकी शिक्षण संस्थाओं की जो संख्या थी वो 29 थी और निजी संस्थान हमारे हरियाणा में 198 थे, जो आज बढ़कर के 44 उनकी संख्या हो गई है। दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन की मौजूदगी छात्रों को उनके अकादमिक और पेशेवर जीवन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए प्रेरणा देने वाला और यादगार अवसर रहा। साथ ही कुरुक्षेत्र का यह दौरा उपराष्ट्रपति की शिक्षण संस्थानों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के प्रति गहरी रुचि को भी दिखाता है। कुरुक्षेत्र से अमरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने हरियाणा के कुरुक्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध शक्तिपीठ मां भद्रकाली मंदिर में पूजा अर्चना की। इस अवसर पर उन्होंने लोगों की सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। नेशनल हेराल्ड मामले में दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने एफआईआर दर्ज की है। ये कदम एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की शिकायत के आधार पर उठाया गया है। आरोप है कि कांग्रेस से जुड़ी कंपनी एजेएल को धोखाधड़ी से अपने नियंत्रण में लेने के लिए आपराधिक
साजिश रची गई। मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए आरोप लगाया कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने धोखाधड़ी कर कई कंपनियों पर नियंत्रण जमाया है। जो नई कंपनी लिया जिसमें सोनिया जी और राहुल गांधी का 76% था, वो सारी संपत्ति के भी मालिक बन बैठे। जो हजारों करोड़ की है तो सिर्फ 90 करोड़ के लोन पर 50 लाख रुपया देकर पूरे एसोसिएट जर्नल को की शेयर होल्डिंग को अपने नई कंपनी में डाल देना और उसके माध्यम से पूरे देश में जितने भी बिल्डिंग्स थी वो सबके भी मालिकाना हक प्राप्त कर लिया। केंद्र और छत्तीसगढ़ सरकार के नक्सल उन्मूलन और नक्सलियों को विकास की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में कुल 37 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है, जिसमें 65 लाख के 27 इनामी माओवादी भी शामिल हैं। दंतेवाड़ा के एसपी गौरव राय ने बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार की पुनर्वास नीति का फायदा उठाते हुए पुनर्वास से पुनर्जीवन अभियान के तहत 37 माओवादी हथियार छोड़कर मुख्यधारा में शामिल हो गए हैं। उल्लेखनीय है कि भारत सरकार और छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति से प्रेरित होकर पिछले 20 महीनों में दंतेवाड़ा जिले में 165 इनामी माओवादी सहित कुल 508 से अधिक माओवादियों ने हिंसा का मार्ग छोड़कर सामाजिक मुख्यधारा को अपनाया है। इसमें टोटल 27 इनामी है, वो 37 में 27 इनामी नक्सली है, कुल 65 लाख का इनामी। 2024-25 साल जो है लगातार ऑपरेशन चलता रहा है। सीआरपी, बस्तर फाइटर, सीआरपीएफ सभी ने मिलकर लगातार ऑपरेशन किए। हमारे जिले, पड़ोसी जिले सभी जगह मिलकर, और इसी का विभिन्न मुठभेड़ भी हुई है और साथ में कई सरेंडर्स भी हुए हैं। और आप लोगों के माध्यम से लगातार हम लोगों ने अपील भी किया है सरेंडर के लिए। गायत्री गोपीचंद और त्रिशा जॉली की जोड़ी ने सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला युगल का खिताब जीत लिया है। प्रतियोगिता के फाइनल में भारतीय जोड़ी ने ओसावा और तानाबो की जापानी जोड़ी को 17-21, 21-13, 21-15 के अंतर से हराकर खिताब पर कब्जा जमाया। रांची वनडे में खेले जा रहे पहले वनडे में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को जीत के लिए 350 रन का लक्ष्य दिया। भारत ने निर्धारित 50 ओवर्स में 8 विकेट के नुकसान पर 347 रन बनाए। कोहली ने अपने वनडे करियर का 52वां शतक पूरा किया। रोहित शर्मा वनडे में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी के 351 छक्कों का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। और इसी के साथ समाचार में अभी के लिए इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार। हर खबर की बारीकी से होती है पड़ताल, खबर के पीछे का सच और उसका सटीक विश्लेषण आप तक लेकर आते हैं हम। चाहे बात सियासत की हो या अंतर्राष्ट्रीय जगत, ग्राउंड जीरो से रखते हैं खबर पर पहली नजर। देखिए हमारा खास शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच, रोजाना सुबह 10:30 बजे और दोपहर 2 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। सामुदायिक सहयोग से बदलती तस्वीर, अब बंजर नहीं हरित क्रांति की भूमि है शिवपुर घाटा। गुजरात के गांवों में दिख रहा है एक नया ट्रेंड। पढ़े लिखे युवा कर रहे हैं वापस गांव का रुख, बदल रही है गांव की तस्वीर। मिलवाएंगे आपको उत्तर प्रदेश के एक ऐसे युवा से जो कि बचे खुचे कपड़े से बना रहे हैं खूबसूरत परिधान। होंगी और भी अच्छी खबरें, देखिए मेरे साथ गुड न्यूज जज्बा इंडिया का ये विशेष एपिसोड इस रविवार शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। जब देश पूछता है जवाब देना पड़ता है। शाम 5 बजे बजती है सवालों की घंटी और लगती है वो पंचायत जहां मुद्दे टलते नहीं और कोई जवाब अधूरा नहीं रहता। आपको इतना बुरा लगा सवाल, मैं इसको दूसरे तरीके से पूछ लेती हूँ। यहाँ दलीलें नहीं सच्चाई गूंजती है।
मैं रीमा पराशर लेकर आती हूँ देश का सच आपके सामने। झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और वैसे ही खतरनाक होती है अधूरी खबर, क्योंकि हर खबर के साथ जुड़ा होता है उसका इतिहास, वर्तमान और भविष्य। देखिए हर बड़ी खबर जिसमें होगा तथ्य, तर्क और सबूत। देखिए पूरा सच प्रखर श्रीवास्तव के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। शीतकालीन सत्र से पहले हुई सर्वदलीय बैठक में विपक्ष ने एसआईआर समेत कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए। सरकार ने सदन के सुचारू संचालन में सभी दलों से सहयोग मिलने की जताई उम्मीद। चुनाव आयोग ने 12 राज्यों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की समय सीमा 7 दिन बढ़ाई। अब 11 दिसंबर तक चलेगी एसआईआर की प्रक्रिया। तमिलनाडु पुडुचेरी तट के पास और तेज हुआ चक्रवात दितवा, 3 की मौत। तिरुवल्लुर रानीपेट के लिए रेड अलर्ट जारी। ऑपरेशन सागर बंधु के जरिए भारत की श्रीलंका को मदद जारी। नक्सल मुक्त भारत अभियान को मिली बड़ी सफलता। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में 27 इनामी समेत कुल 37 नक्सलियों ने पुलिस के सामने किया आत्मसमर्पण। रांची में पहले वनडे में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को दिया 350 रनों का लक्ष्य। कोहली ने खेली 135 रनों की शानदार शतकीय पारी। रोहित शर्मा ने वनडे में सबसे ज्यादा छक्के मारने का बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। और आइए शुरुआत करते हैं। संसद का शीतकालीन सत्र कल से शुरू हो रहा है। शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर तक चलेगा। आज बुलाई गई सर्वदलीय बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सत्र के उत्पादकता के अच्छे रहने की उम्मीद जताई। तो विपक्षी दलों ने कहा कि वो एसआईआर सहित कई मुद्दों पर चर्चा चाहते हैं। सत्र के दौरान सरकार 13 विधेयकों के सदन के पटल पर रख सकती है। देखिए, संसद का शीतकालीन सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है। सत्र से पहले सरकार की तरफ से सभी प्रमुख दलों के नेताओं की बैठक बुलाई गई। बैठक में 36 दलों के 50 नेता शामिल हुए। मीटिंग में 36 पॉलिटिकल पार्टीज एंड 50 लीडर्स पार्टिसिपेटेड। मैं सरकार की तरफ से आश्वासन देता हूं कि विंटर सेशन ऑफ द पार्लियामेंट अच्छी तरह से चलाने के लिए हम इस तरीके से विपक्ष के साथ बातचीत करते रहेंगे। बैठक में सत्र को सुचारू रूप से चलाए जाने पर चर्चा हुई। सरकार ने विधायी एजेंडे को सामने रखा तो विपक्षी दलों ने बताया कि वो कई अहम मुद्दों को सत्र के दौरान उठाना चाहते हैं। हमने सुरक्षा की बात उठाई कि इस शीतकालीन में सुरक्षा से जुड़े हुए अहम मुद्दों पर चर्चा हो। All bills should be sent to the standing committee or the select committee, and it was a practice. It was a practice also that all bills should be sent. संसदीय कार्य मंत्री ने उम्मीद जताई कि शीतकालीन सत्र की उत्पादकता बेहतर रहेगी। ऑपोजिशन पार्टी ने कई मुद्दे रखे हैं, एसआईआर भी उनमें से एक है। मैं बहुत पॉजिटिव हिसाब से देख रहा हूं कि ये शीतकालीन सत्र अच्छी तरह से चलेंगे। सत्र के दौरान सरकार की तरफ से 13 विधेयक सूचीबद्ध किए गए हैं। सत्र के दौरान परमाणु ऊर्जा विधेयक 2025, उच्च शिक्षा आयोग विधेयक भी सरकार के एजेंडे में है। राष्ट्रीय राजमार्ग संशोधन विधेयक भी परिचय के लिए सूचीबद्ध है, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए तेज और पारदर्शी भूमि अधिग्रहण सुनिश्चित करना है। कॉरपोरेट कानून संशोधन विधेयक 2025 भी एजेंडे का हिस्सा है। उम्मीद है कि संसद सत्र के दौरान खूब कामकाज देखने को मिलेगा। कुमार आलोक के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। और हरियाणा के कुरुक्षेत्र के राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के 20वें दीक्षांत समारोह में आज उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। इस अवसर पर हरियाणा के राज्यपाल
प्रोफेसर असीम घोष और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी उपस्थित रहे। समारोह में बतौर मुख्य अतिथि उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने छात्रों को नई उपलब्धियों के लिए बधाई दी और उन्हें देश के विकास में योगदान देने का आह्वान किया। क्या कुछ रहा खास इस कार्यक्रम में, देखिए इस खास रिपोर्ट में। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कुरुक्षेत्र में आज 20वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। समारोह में बतौर मुख्य अतिथि उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन पहुंचे, जहां उन्होंने छात्रों को नई उपलब्धियों के लिए बधाई दी और उन्हें देश के विकास में योगदान करने का आह्वान किया। That the research and innovation are the twin engines that will drive India's journey towards technological leadership. I encourage our young graduates to engage deeply in scientific temper, critical thinking, and original research and addresses India-specific challenges. उपराष्ट्रपति ने संस्थान के स्नातक, परास्नातक और पीएचडी छात्रों को डिग्रियां और स्वर्ण पदक प्रदान किए। उपराष्ट्रपति ने अपने संबोधन में युवा इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स से देश के निर्माण में शामिल होकर विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को हासिल करने में सहयोग देने को कहा। I encourage you to contribute more in the area so that India's technological progress is protected, recognized, and we will be dictating the terms in the technical field globally. इस अवसर पर हरियाणा के राज्यपाल प्रोफेसर असीम घोष ने छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए तकनीकी शिक्षा को राष्ट्र निर्माण की मजबूत नींव बताया। हरियाणा, I take immense pride in seeing how NIT Kurukshetra has emerged as a strategic pillar in the state's and the nation's development journey. हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा सरकार के कदमों का उल्लेख करते हुए कहा कि साल 2014 से पहले राज्य में केवल 29 सरकारी तकनीकी शिक्षण संस्थान थे, लेकिन अब इनकी संख्या बढ़कर 44 हो गई है। 2014 जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बने, तो 2014 से पहले सरकारी तकनीकी शिक्षण संस्थाओं की जो संख्या थी वो 29 थी और निजी संस्थान हमारे हरियाणा में 198 थे, जो आज बढ़कर के 44 उनकी संख्या हो गई है। दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन की मौजूदगी छात्रों को उनके अकादमिक और पेशेवर जीवन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए प्रेरणा देने वाला और यादगार अवसर रहा। साथ ही कुरुक्षेत्र का यह दौरा उपराष्ट्रपति की शिक्षण संस्थानों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के प्रति गहरी रुचि को भी दिखाता है। कुरुक्षेत्र से अमरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। राधाकृष्णन ने हरियाणा के कुरुक्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध शक्तिपीठ मां भद्रकाली मंदिर में पूजा अर्चना की। इस अवसर पर उन्होंने लोगों की सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। इस मौके पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी पूजा अर्चना में शामिल हुए। परंपरा के अनुसार मंदिर के मुख्य पुजारी पंडित सतपाल महाराज ने उपराष्ट्रपति के लिए पूजा अर्चना की। इस अवसर पर पंडित सतपाल महाराज ने उपराष्ट्रपति को स्मृति चिन्ह भी भेंट किया। गौरतलब है कि मां भद्रकाली मंदिर एक प्रमुख शक्तिपीठ है जो अपने ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्व के लिए देश भर में प्रसिद्ध है। ये मंदिर न केवल भक्तों के लिए बल्कि पर्यटकों और सांस्कृतिक प्रेमियों के लिए भी एक प्रमुख आकर्षण है। चुनाव आयोग ने 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि SIR प्रक्रिया की समय सीमा 1 सप्ताह बढ़ा दी है। अब वोटर लिस्ट रिवीजन से जुड़े सभी चरण नई तारीखों के अनुसार पूरे किए जाएंगे। 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR प्रक्रिया अब 4 दिसंबर से बढ़ाकर 11 दिसंबर तक कर दी गई है। वहीं अब 16 दिसंबर को प्रारूप मतदाता सूची जारी होगी, जबकि 16 दिसंबर से 15 जनवरी 2026 तक दावे व आपत्तियां दाखिल किए जा सकेंगे। वहीं 14 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची जारी होगी। गौरतलब है कि आयोग की ओर से पूर्व आदेश को निरस्त करते हुए नया शेड्यूल जारी किया गया है। इसके अनुसार अब एनुमरेशन, बूथों के पुनर्गठन से लेकर ड्राफ्ट रोल की पब्लिकेशन और क्लेम ऑब्जेक्शन की प्रक्रिया सभी संशोधित तिथियों के अनुसार होंगी। यह विस्तार उन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए है जहां SIR पहले से चल रही थी। इनमें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान,
तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल का नाम शामिल है। आयोग के मुताबिक मतदाता सूची को ज्यादा सटीक, अद्यतित और सुव्यवस्थित बनाने के लिए यह विस्तार जरूरी पाया गया। गोवा में जारी एसआईआर प्रक्रिया को लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी संजय गोयल ने जानकारी दी है कि जो 88 ओसीआई कार्ड होल्डर रजिस्टर्ड हैं, वे भारत के नागरिक हैं और इसीलिए वो वोटर बनने के योग्य हैं। लेकिन जिन्होंने पुर्तगाली पासपोर्ट चुना है, वे भारतीय नागरिक नहीं रह जाते। ऐसे में ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो पासपोर्ट सरेंडर करने की जानकारी निर्वाचन आयोग को उपलब्ध कराएं। ऐसा न करने पर उनके खिलाफ आपराधिक मामला बनता है। अगर किसी ने पोर्तुगीज पासपोर्ट लिया है, ही सीज टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया, तो उसके उसमें ही नॉट सपोज टू बी इन द लिस्ट। अभी तो सेल्फ डिक्लेरेशन पे चल रहा है। जब तक खुद वो नहीं बताएगा, हमारे पास में अभी ये मैकेनिज्म तो नहीं है कि किसी ने जैसे ही पासपोर्ट, इंडियन पासपोर्ट सरेंडर किया तो हमारे पास कोई इंटीमेशन आ जाती है। तो वो खुद डिक्लेयर कर रहा है कि मैं जो भी सूचना दे रहा हूँ वो सही है, और अगर वो सही नहीं है तो मेरे ऊपर आरपी एक्ट 1950 के सेक्शन 31 के तहत कार्रवाई हो सकती है, जिसमें 1 साल की सजा का प्रावधान है। और वहीं एसआईआर प्रक्रिया में चल रहे विवाद के बीच निर्वाचन आयोग की विशेष सूची पर्यवेक्षक सुब्रत गुप्ता ने दक्षिण 24 परगना जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया की समीक्षा की। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल कैडर के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी सुब्रत गुप्ता को आयोग ने 28 नवंबर को यह जिम्मेदारी सौंपी थी। समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि मैं यहां ये देखने आया हूं कि क्या आयोग के निर्देशों के अनुसार एसआईआर प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है या नहीं। कुछ शिकायतें हैं और हम उनकी दोबारा जांच करेंगे। पश्चिम बंगाल के साउथ 24 परगना जिले के फाल्टा से चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने की बड़ी साजिश का आरोप सामने आया है। नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने एक्स पर पोस्ट कर दावा किया है कि स्थानीय टीएमसी नेता जहांगीर ने चुनाव आयोग की विजिटिंग टीम को रोकने और उन पर हमला करने की तैयारी कर रखी है। अधिकारी के अनुसार जहांगीर ने करीब 300 महिलाओं को इकट्ठा किया है, जिन्हें कथित तौर पर 500 रुपए प्रति व्यक्ति दिए गए हैं। शुभेंदु अधिकारी ने ईसीआई से अपील की है कि वे तुरंत हस्तक्षेप कर ईसीआई टीम की सुरक्षा सुनिश्चित करें। भाजपा आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने भी शुभेंदु अधिकारी के पोस्ट को रीपोस्ट कर एक्स पर लिखा, ये बहुत चिंता की बात है। खासकर कोलकाता के बीचों बीच पश्चिम बंगाल के सीईओ पर हुए हमले के बाद अगर इलेक्शन कमीशन के सीनियर अधिकारी सुरक्षित नहीं हैं, तो कोई सोच भी नहीं सकता कि जमीन पर बीएलओ पर कितना दबाव और डर होता होगा। इस अराजकता की जिम्मेदारी पूरी तरह से मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और डीजीपी की है। कोई भी चूक उनकी नाकामी है और उन्हें जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में सक्रिय चक्रवाती तूफान दितवा अब उत्तरी तमिलनाडु और पुडुचेरी के तटों की ओर तेजी से बढ़ रहा है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार ये तूफान अगले 24 घंटों के दौरान तट के समानांतर उत्तर दिशा में आगे बढ़ेगा। इस संभावित खतरे को देखते हुए चेन्नई मौसम विज्ञान केंद्र ने तिरुवल्लुर और रानीपेट जिलों में रेड अलर्ट और चेन्नई सहित आसपास के क्षेत्रों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। चक्रवात के प्रभाव से राज्य में हो रही भारी बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित किया है, जिसके चलते 3 लोगों की दुखद मृत्यु हो चुकी है। राजस्व मंत्री आर रामचंद्रन ने नुकसान के आंकड़े साझा करते हुए बताया कि तटीय जिलों में 149 मवेशियों की जान गई है और 234 झोपड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं। इसके अतिरिक्त कृषि क्षेत्र पर भी मौसम की भीषण मार पड़ी है, जिससे कुल 57,000 हेक्टेयर खेती योग्य जमीन जलमग्न हो गई है। श्रीलंका में चक्रवात दितवा के बीच भारतीय वायुसेना पड़ोसी देश में लगातार राहत और बचाव अभियान चला रही है। इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टरों ने प्रतिबंधित इलाके में फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए हाइब्रिड बचाव अभियान चलाया है। गरुड़ कमांडो की टीम की कोशिशों की वजह से ही भारतीयों, श्रीलंकाई और विदेशी नागरिकों के समूह को कोटमाले में हेलीपैड के जरिए कोलंबो पहुंचाया गया। इस ग्रुप में 24 लोग थे। वहीं इसके साथ ही एक और प्रयास में भारतीय वायुसेना ने गंभीर रूप से घायल 3 लोगों को भी मेडिकल सहायता के लिए कोलंबो ले जाया गया। इससे पहले राहत कार्यों में सहायता के लिए 40 श्रीलंकाई सैनिकों की 5 टीमों को दियाथ लावा सेना शिविर से भूस्खलन प्रभावित कोटमाले में भी एयरलिफ्ट किया गया था।
श्रीलंका में चक्रवात दितवा ने भीषण तबाही मचाई है, लिहाजा पड़ोसी धर्म निभाते हुए भारत की तरफ से ऑपरेशन बंधु के तहत श्रीलंका को हर संभव मदद मुहैया कराई जा रही है। राहत सामग्री के साथ साथ एनडीआरएफ की टीमें भी श्रीलंका भेजी गई हैं ताकि इस प्राकृतिक आपदा में फंसे लोगों को सुरक्षित निकाला जा सके। अब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर जानकारी दी कि एनडीआरएफ की टीमें श्रीलंका के स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मिलकर राहत अभियान चला रही हैं। चक्रवात की वजह से श्रीलंका के तटीय इलाके जलमग्न हैं, लिहाजा ये टीमें दिन रात मिलकर रेस्क्यू अभियान में जुटी हुई हैं। भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी ने कहा है कि तकनीक का सोचने की गति बदल रही है। वहीं उन्होंने कहा है कि भारतीय सेनाएं देश की सुरक्षा के लिए तकनीक आधारित सोच को ध्यान में रखती हैं। खड़गवासला में पासिंग आउट परेड में कैडेट्स को संबोधित करते हुए एडमिरल त्रिपाठी ने कहा कि एक सैनिक के जीवन में योग्यता, साहस और चरित्र 3 अनिवार्य विषय हैं। इस साल एनडीए से कुल 328 कैडेट्स पास आउट हुए हैं, जिसमें 15 महिला कैडेट भी शामिल हैं। इस दौरान एडमिरल त्रिपाठी ने कहा कि सैन्य अफसरों की अगली पीढ़ी भारत और उसके सहयोगी देशों की शांति, सुरक्षा और संप्रभुता की रक्षा के लिए दृढ़ निश्चय और अनुशासन के साथ तैयार है। I see the next generation of military leaders disciplined, determined, and ready to safeguard peace, security, and sovereignty of India and those of our partner nations. और आइए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं काशी तमिल संगमम से जुड़ी खबरों की। काशी तमिल संगमम यानी KTS 4.0 को लेकर लोगों में खूब उत्साह देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में बीएचयू के छात्रों ने रन फॉर KTS के आयोजन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस आयोजन का उद्देश्य काशी तमिल संगमम को ऊर्जा और एक मकसद देना था। दरअसल काशी तमिल संगमम तमिलनाडु और काशी को जोड़ने वाले रिश्ते का जश्न है, जो हर कदम विरासत, एकता और साझा गर्व की झलक दिखाता है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में 28 नवंबर से चल रहे पुलिस महानिरीक्षकों के अखिल भारतीय सम्मेलन का आज आखिरी दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हैं। विकसित भारत सुरक्षा आयाम विषय पर आयोजित इस सम्मेलन में वामपंथी उग्रवाद, आतंकवाद निरोध, आपदा प्रबंधन, महिला सुरक्षा और पुलिस व्यवस्था में फॉरेंसिक विज्ञान व AI के उपयोग जैसे प्रमुख सुरक्षा मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की जा रही है। सम्मेलन में कल देश की सुरक्षा व्यवस्था के विभिन्न पहलुओं पर व्यापक विचार विमर्श किया गया। ये सम्मेलन देश भर के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और सुरक्षा प्रशासकों को राष्ट्रीय सुरक्षा के विविध मुद्दों पर खुले और सार्थक विचार विमर्श के लिए एक महत्वपूर्ण संवादात्मक मंच प्रदान करता है। इस सम्मेलन में केंद्रीय गृह मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, गृह राज्य मंत्री, राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस महानिदेशक और केंद्रीय पुलिस संगठनों के प्रमुख भी भाग ले रहे हैं। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की है कि इस बार क्रिसमस और नए साल पर स्वदेशी उत्पाद ही खरीदें। पीएम ने याद दिलाया कि वोकल फॉर लोकल का मंत्र याद रखें, खरीदे वही जो देश में बना हो, बेचे वही जिसमें किसी देशवासी की मेहनत लगी हो। साथियों, मुझे खुशी है कि वोकल फॉर लोकल की भावना को देश के करोड़ों लोगों ने अपने जीवन का हिस्सा बना लिया है। इस साल जब आप त्योहारों की खरीदारी के लिए बाजार में गए होंगे तो एक बात आप सभी ने महसूस की होगी, लोगों की पसंद और घरों में आने वाले सामानों में एक साफ संकेत दिखाई दे रहा था कि देश स्वदेशी की ओर लौट रहा है। लोग अपने मन से भारतीय उत्पादों को चुन रहे थे। इस बदलाव को छोटे से छोटे दुकानदार ने भी महसूस किया। इस बार युवाओं ने भी वोकल फॉर लोकल अभियान को गति दी। आने वाले कुछ दिन में क्रिसमस और नए वर्ष पर खरीदारी का नया दौर शुरू होने वाला है। मैं आपको फिर याद दिलाऊंगा, वोकल फॉर लोकल का मंत्र याद रखें, खरीदें वही जो देश में बना हो, बेचे वही जिसमें किसी देशवासी की मेहनत लगी हो।
केंद्र और छत्तीसगढ़ सरकार के नक्सल उन्मूलन और नक्सलियों को विकास की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है और इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में कुल 37 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है, जिसमें 65 लाख के 27 इनामी माओवादी भी शामिल हैं। दंतेवाड़ा के एसपी गौरव राय ने बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार की पुनर्वास नीति का फायदा उठाते हुए पुनर्वास के पुनर्जीवन अभियान के तहत 37 माओवादी हथियार छोड़कर मुख्य धारा में शामिल हो गए हैं। उल्लेखनीय है कि भारत सरकार और छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति से प्रेरित होकर पिछले 20 महीनों में दंतेवाड़ा जिले में 165 इनामी माओवादी सहित कुल 508 से अधिक माओवादियों ने हिंसा का मार्ग छोड़कर सामाजिक मुख्यधारा को अपनाया है। इसमें टोटल 27 इनामी है, वो 37 में 27 इनामी नक्सली है, कुल 65 लाख का इनामी। 2024-25 साल जो है लगातार ऑपरेशन चलता रहा है। जीआरपी, बस्तर फाइटर, सीआरपीएफ सभी ने मिलकर लगातार ऑपरेशन किए। हमारे जिले, पड़ोसी जिले सभी जगह मिलकर, और इसी का विभिन्न मुठभेड़ भी हुई है और साथ में कई सरेंडर्स भी हुए हैं। और आप लोगों के माध्यम से लगातार हम लोगों ने अपील भी किया है सरेंडर के लिए। और दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की ट्रांस यमुना रेंज ने बड़ा खुलासा करते हुए 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। तीनों आतंकी पाकिस्तान के कुख्यात आतंकी और गैंगस्टर से आतंकी बने शहजाद भट्टी के लिए काम कर रहे थे। जांच में सामने आया है कि शहजाद भट्टी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के इशारों पर काम करता है और विदेश में बैठे नेटवर्क के जरिए भारत में अपनी गतिविधियों को अंजाम देता है। मामले को लेकर स्पेशल सेल एडिशनल CP प्रमोद कुमार कुशवाहा ने कहा है कि इस गैंग ने पंजाब के गुरदासपुर सिटी पुलिस स्टेशन के सामने ग्रेनेड फेंका था और उन्होंने कई दूसरी जगहों पर भी रेकी की थी। स्पेशल सेल की एक टीम काफ़ी दिनों से काम कर रही थी पंजाब बेस्ड गैंगस्टर्स पे, और जो प्राइम फोकस काम का था वो ये था कि पीछे कई ऐसी घटनाएं आई थी जहां पंजाब बेस्ड गैंगस्टर्स या पाकिस्तान बेस्ड इनके जो हैंडलर्स हैं वो टेरर एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व हो आ रहे थे। इन्होंने एक मॉड्यूल बस्ट किया है जिसको पाकिस्तान नेशनल एक शहजाद भट्टी, जो कि गैंगस्टर है पर आज की डेट में ही इज़ वर्किंग एट द बिहेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ पाकिस्तान, और इसमें 3 लोग अरेस्ट किए गए हैं। एक आदमी पंजाब का है, हरगुनप्रीत सिंह 19 साल का पंजाब का है। दूसरा आदमी इसमें जो है वो एक प्रजापति है जो कि विकास प्रजापति 19 साल का, ये लड़का दतिया मध्य प्रदेश का है। और तीसरा एक आरिफ है जो कि बिजनौर उत्तर प्रदेश का है। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि पुलिस महानिरीक्षकों का सम्मेलन 60वें अखिल भारतीय सम्मेलन में प्रधानमंत्री का संबोधन हुआ है। राष्ट्रीय सुरक्षा प्राथमिकताओं पर विस्तृत चर्चा की गई है और पुलिसिंग के आधुनिकीकरण और पुनर्गठन पर बल दिया गया है। इस वक्त ये बड़ी और अहम खबर साफ तौर पर हमने देखा, काफ़ी महत्वपूर्ण ये पूरी बातचीत, और उसके बाद जब हम देख रहे हैं कि लगातार जो तमाम बिंदु हैं उन पर प्रकाश डाला गया है और उनको और ज़्यादा मजबूत करने की जो कवायद है उसको तेज़ किया गया है। पुलिस महानिरीक्षकों का यह सम्मेलन जिसमें तमाम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई और 60वें अखिल भारतीय सम्मेलन में प्रधानमंत्री का संबोधन कई मायनों में बेहद खास, साफ तौर पर दूरगामी आने वाले समय की सुरक्षा नीतियों को लेकर ये बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण, और जिसमें सम्मेलन को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया तो तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण बातें यहाँ से निकलकर सामने आई। राष्ट्रीय सुरक्षा प्राथमिकताओं पर विस्तृत से चर्चा हुई है क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा की प्राथमिकताओं को लेकर लगातार हमने देखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सजग रहे हैं और इसीलिए प्रधानमंत्री हमेशा से ऐसे निर्णय लेते रहे जिससे सुरक्षा नीतियों में बड़ा बदलाव हो और ज़्यादा इसका सशक्तिकरण हो और ज़्यादा इसे मजबूत किया जाए और आने वाले कल के लिए एक बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए, भारत की सुरक्षा के लिए इस तरह के तमाम उपयोग और कार्य जो हैं उनको सुनिश्चित किया जा सके। इसलिए ये बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण मानी गई है। पुलिसिंग के आधुनिकीकरण और पुनर्गठन पर भी साफ तौर पर इस पूरी अहम बैठक में बल दिया गया है, इस पूरे सम्मेलन में बल दिया गया है क्योंकि आधुनिकीकरण, जैसा कि हम जान रहे हैं, इनोवेशंस को लेकर भी आगे बढ़ते हुए और डिजिटल युग में किस तरह से डिजिटल कनेक्टिविटी को और ज़्यादा सुधार कर और ज़्यादा इसमें इनोवेशंस और क्रिएटिविटी को बढ़ावा देने की जो बात है वो हमेशा से देखी गई है और इसीलिए ये सम्मेलन कई मायनों में बेहद खास हो जाता है, जिससे साफ तौर पर आने वाले समय में और ज़्यादा मजबूती सुरक्षा नीतियों को लेकर बनती हुई नजर आएगी और साफ तौर पर सिक्योरिटी का जो पर्पस है वो हमने देखा है प्रधानमंत्री की
प्राथमिकताओं में से एक है कि किसी तरह से भी सुरक्षा नीतियों को और ज़्यादा मजबूत और सशक्त बनाया जा सके। इसके लिए ये सम्मेलन बहुत महत्वपूर्ण और तमाम बिंदु ऐसे हैं जिन पर साफ तौर पर बातचीत आगे बढ़ी है। तमाम ऐसी रूपरेखाएं रखी गई हैं जिनसे बेहतर भविष्य का निर्माण होगा और ये सम्मेलन कई अहम मुद्दों को साफ तौर पर दिखाता है, बताता है और किस तरह से उनसे निपटना है इसको भी आगे बढ़कर साफ तौर पर इस पर बातचीत आगे बढ़ती हुई नजर आई है। तो तमाम ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पर बातचीत आगे बढ़ी है। आतंकवाद निवारण और महिला सुरक्षा पर साफ तौर पर फोकस किया गया है, जो सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में से एक है। भगोड़ों का पता लगाने व फॉरेंसिक सुधार पर भी जोर दिया गया है। पीएम ने युवाओं तक पुलिस की पहुंच बढ़ाने की जरूरत पर भी बल दिया है। युवा जो 2047 विकसित भारत के शिल्पी हैं, उनको किस तरह से और ज़्यादा मजबूत किया जाए, वो अपनी दिशा से ना भटकें, इसको लेकर भी उनकी नीतियों को और ज़्यादा दुरुस्त करने की कवायद जो है वो यहाँ से और ज़्यादा प्रबल होती हुई नज़र आ रही है इस पूरे सम्मेलन के दौरान, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। तमाम बिंदुओं पर चर्चा और उसके बाद सुरक्षा नीतियों के मद्देनज़र, सुरक्षा व्यवस्थाओं के मद्देनज़र ये सम्मेलन बहुत महत्वपूर्ण। और आइए आगे बढ़ते हैं। रांची में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच वनडे सीरीज का पहला मुकाबला जारी है और टीम इंडिया ने मेहमान टीम के सामने 350 रनों का विशाल लक्ष्य रखा है। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने 50 ओवर में 8 विकेट पर 349 रन बनाए। किंग कोहली ने एक बार फिर अपनी काबिलियत दिखाते हुए 120 गेंदों में 135 रनों की शानदार पारी खेली। 11 चौके और 7 छक्कों से सजी इस इनिंग के साथ उन्होंने अपने वनडे करियर का 52वां और ओवरऑल 83वां अंतर्राष्ट्रीय शतक पूरा किया। कप्तान रोहित शर्मा ने भी 51 गेंदों पर 57 रनों की तेज पारी खेली और अपना 60वां वनडे अर्धशतक लगाया। उन्हें मार्को यानसन ने एलबीडब्ल्यू किया और इस पारी के दौरान रोहित ने एक बड़ा माइलस्टोन भी हासिल किया। वे वनडे में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन गए। उन्होंने शाहिद अफरीदी के 351 छक्कों का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया। इसके अलावा केएल राहुल ने भी शानदार अर्धशतक जड़ा, जिससे टीम का स्कोर 349 तक पहुंचा। गायत्री गोपीचंद और त्रिशा जॉली की जोड़ी ने सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला युगल का खिताब जीत लिया है। प्रतियोगिता के फाइनल में भारतीय जोड़ी ने जापानी जोड़ी को हराकर खिताब पर कब्जा जमाया। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।